हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम सेमेस्टर 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर है एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हमारे सिलेबस में यूनिट नंबर 4 का ये पार्ट है, तो मैं आपको एक बार यूनिट नंबर 4 क्या है वो दिखा देता हूं। ये हमारा सिलेबस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 2 का, ये आप देख सकते हैं। और ये बुक हमारे पास अभी भूषण कुमार गोयल सर की बुक है, जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर हमारे सिलेबस में कुल मिला के 5 यूनिट्स हैं, और कुछ कॉलेजेस में अभी ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है। यूनिट नंबर 4 का ये पार्ट है एमलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, ये यूनिट है। इसमें हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर आता है एमलगमेशन और दूसरा चैप्टर आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एमलगमेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, पर हमें डरना नहीं है और हम इस चैप्टर को करेंगे अप्रोक्सीमेटली। बहुत ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा। मेरी यूजुअली 1 आवर की क्लास होती है, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान करके चलिए कि 6 to 8 क्लासेस इस चैप्टर में लग जाएगी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि सर हमारा ये जो चैप्टर है इसका हम पॉपुलरली नेम बुलाते हैं एमलगमेशन। ये 3 सिचुएशंस को कवर करता है, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इन तीनों को कवर करके एक ही नाम बनता है एमलगमेशन। यूनिट नंबर 4 का ये पार्ट है। 2 इसमें चैप्टर्स आते हैं, एक एमलगमेशन, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एमलगमेशन की हम बात करेंगे तो चैप्टर क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसका स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर क्या कहता है और हम किस तरीके से उसको पढ़ेंगे। चैप्टर कहता है कि 1 और मोर ट्रांसफर कंपनीज। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देती हैं, दूसरे को दे देती हैं। तो एक कंपनी हो, एक से ज्यादा कंपनी हो, अगर वो अपना बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को दे दें तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी या परचेजिंग कंपनी। यानी कि कोई कंपनी ऐसी है जो अपना बिजनेस दूसरे को ट्रांसफर कर रही है। तो जिसका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, जो कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है, वेंडर कंपनी है, उसकी हम बुक्स को क्लोज करेंगे। और उसका बिजनेस क्योंकि नई कंपनी के पास चला गया तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी या परचेजिंग कंपनी। अब ये जो सिचुएशन है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, इसे डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। घबराना नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है। तो AS 14 में टर्म यूज होती है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। तो टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रांसफरर और ट्रांसफरी 2 तरह की कंपनीज की बात हो रही है, लेकिन हम सिंपल भाषा में बात करते हैं परचेजिंग कंपनी की और सेलिंग कंपनी की। एक कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है, दूसरी कंपनी उसका बिजनेस परचेज कर रही है, तो 2 कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। नाउ जो कंपनी परचेज कर रही है उसे सेलिंग कंपनी को एक प्राइस देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। यहां पर आप देख सकते हैं कि वेंडर कंपनी जिसने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसको, परचेजिंग कंपनी को, और फिर परचेजिंग कंपनी ने उसके बदले में कंसीडरेशन दे दिया वेंडर कंपनी को। अब ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर को करने के लिए हमें 4 पार्ट्स समझने हैं। वो 4 पार्ट्स क्या हैं ये मैं आपको समझाता हूं, देखिए, नोट कीजिए मेरे साथ। नंबर 1, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि परचेज कंसीडरेशन क्या है। ये एक वर्किंग नोट है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम सबसे पहले यही ढूंढेंगे कि सर 2 कंपनीज में जो डील हुआ है उस डील का प्राइस क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एज परचेज कंसीडरेशन। तो हम हर क्वेश्चन में पहले क्या ढूंढेंगे, परचेज कंसीडरेशन। उसके बाद जब परचेज कंसीडरेशन हमें पता चल जाएगा तब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे। और अकाउंटिंग एक तो हमने करनी है उन कंपनीज की जो अपना बिजनेस क्लोज कर रही हैं। जो कंपनीज अपना बिजनेस क्लोज कर रही हैं, इनकी अकाउंटिंग थोड़ी सिंपल होती है। इनके केस में हमें कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, और हमेशा बच्चों को अकाउंट्स बनाना अच्छा लगता है।
खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद परचेज कंसिडरेशन सीख लिया, बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी हमने कैसे क्लोज करनी है बुक्स वो हमने सीख लिया। फिर हम आएंगे अपने मेन पार्ट पर जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी के बारे में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो तरह की अकाउंटिंग प्रेस्क्राइब करेगा। एक तो वो अकाउंटिंग प्रेस्क्राइब करेगा परचेज मेथड और दूसरा वो प्रेस्क्राइब करेगा मर्जर मेथड। तो हम नंबर 3 पर पढ़ेंगे परचेज मेथड और नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे मर्जर मेथड, जिसको हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। सर पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर आपने क्यों बताया? फिर से बताता हूं, चैप्टर बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, बुक उसे अपने तरीके से लिखती है। बुक कुछ भी लिखेगी तो आप कहीं खो ना जाएं, इसीलिए मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बताया कि हम इस चैप्टर में जब बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो पहले हम इसमें परचेज प्राइस ढूंढेंगे, फिर वेंडर कंपनी की बुक्स क्लोज करनी सीखेंगे और फिर परचेजिंग कंपनी के ऊपर आएंगे। परचेजिंग कंपनी के पास दो तरह के मेथड होते हैं, एक का नाम है मर्जर मेथड, एक का नाम है परचेज मेथड। पहले हम परचेज मेथड पढ़ेंगे क्योंकि 90% यही मेथड लगना होता है, और फिर मर्जर मेथड है जो कि बहुत रेयरली लगता है। तो जब हम पढ़ेंगे, पढ़ते हुए ये टर्म्स आएंगी, इसलिए हमने आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर बता दिया। सर इन चारों के बाद क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा? इसके बाद 2-3 सिचुएशंस आएंगी जिसमें लाइक डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का ट्रीटमेंट है, कुछ और एक दो छोटी मोटी बातें हैं वो होंगी, और मैंने आपको बताया है कि 6 से 8 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपने सीखना है और आप स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए मेरे साथ सिर्फ सुन रहे हो तो बेटे आपको लर्निंग प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। आपको एक रजिस्टर लेना है, मेरे साथ साथ नोट करना है। मैंने पहले से लिख के रख लिया क्योंकि अगर मैं पढ़ाते हुए लिखता तो फिर लेक्चर लंबा हो जाता, लेंदी हो जाता, तो इसलिए आपको इसको नोट करना है। अगर आप सिर्फ स्क्रीन पर बैठ करके सुन रहे हो तो यकीन मानो कि आपको लर्निंग का बेनिफिट कम हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको नोट करोगे तो आपको चीजें साथ साथ याद होती जाएंगी और आपकी लर्निंग सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो प्लीज ऐसा मत करना कि स्क्रीन के ऊपर बस बैठे हुए हो। रजिस्टर लीजिए, जहां पर लगे हाँ सर ने इतना समझा दिया, पॉज कीजिए और उतना नोट कीजिए। तो मैंने चैप्टर को 4 सेक्शंस में आपको बताना है। इसका मैंने आपको डायग्राम बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले मैं परचेज कंसिडरेशन समझाऊंगा, फिर मैं वेंडर कंपनी की बुक समझाऊंगा, फिर मैं परचेजिंग कंपनी की बुक समझाऊंगा। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एक मेथड परचेज का आएगा और एक मेथड हमारे पास मर्जर का आएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं पूछ सकता हूं कि हमने चैप्टर को 4 सेक्शंस में बांटा है। पहला परचेज कंसिडरेशन, दूसरा बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, तीसरा लास्ट में बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, जिसमें 2 मेथड आएंगे। पॉपुलर मेथड होता है परचेज मेथड और उसके बाद मर्जर मेथड। ठीक है, नाउ सीधा पढ़ाना शुरू कर दूं परचेज कंसिडरेशन तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा ऑड लग सकता है, इसलिए मैं एक काम करता हूं, जरा पहले मैं थोड़ा सा मीनिंग बता दूं कि इनका मीनिंग क्या है। एक टर्म होती है एमलगमेशन। एमलगमेशन का हिंदी मतलब होता है जब दो कंपनीज आपस में ज्वाइन करके एक नई कंपनी बना लें, उसे बोलते हैं एमलगमेशन। ऐसा होता है कई बार दो कंपनीज आपस में जुड़ जाती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो सकता है कि आपने सुना हो, जैसे वोडाफोन और आइडिया मिल गई, तो वोडाफोन और आइडिया 2 कंपनीज थी, मिलकर एक नई कंपनी बन गई, तो उसे क्या बोलेंगे? एमलगमेशन। तो एमलगमेशन क्या सिचुएशन है? एमलगमेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 कंपनीज अपने बिजनेस को मर्ज करती हैं। अब सर कैसे मर्ज करती हैं? तो दोनों कंपनीज अपना अपना बिजनेस बंद कर देती हैं और एक नई कंपनी के नाम से बिजनेस कंटिन्यू होता है। तो यहां पर देखिए मैंने लिख के बताया कि व्हेन 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज क्लोज देयर बिजनेस एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी, इसमें एक कंपनी ए लिमिटेड हो, एक कंपनी बी लिमिटेड हो, ये दोनों अपना बिजनेस क्लोज करेंगी और एक नई कंपनी बना देंगी ए बी लिमिटेड। कोई दिक्कत नहीं है अकाउंटिंग में, बस प्रॉब्लम यह है कि अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाए तो मुझे दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? कि सर देखो ए कंपनी की भी बुक्स क्लोज करनी पड़ेंगी, बी कंपनी की भी बुक्स क्लोज करनी पड़ेंगी और फिर नई कंपनी ए बी लिमिटेड की बुक्स मेरे को बनानी पड़ेंगी, तो मेरे को 3 कंपनीज का काम करना पड़ रहा है। नॉर्मली मैं चाहता हूं सर 2 ही कंपनी से बात हो जाए। ठीक है, तो ये बुक्स को आपको बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा एमलगमेशन का, आप कर भी लेंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो आपके मन में टेंशन होगी, सर टाइम बहुत लग गया। तो चिंता नहीं करना है, एग्जाम में जनरली मार्क्स के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है,
तो ऐसा एमलगमेशन का क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे भी तो वो कह देंगे छोड़ो, एबी की बुक्स क्लोज मत करो, केवल नई कंपनी एबी की बुक्स में एंट्री कर दो। एक सिचुएशन मैंने कवर की जहां पर दो कंपनीज अपना बिजनेस क्लोज करके एक नया ज्वाइन करके नया बिजनेस क्रिएट कर रही हैं। एक टर्म आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? When an existing company acquires or take over the business of another existing company. ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के बिजनेस को बाय कर लिया, खरीद लिया। ए कंपनी ने बी को खरीद लिया तो भाई बी कंपनी बंद हो गई और ए कंपनी अब बड़ी हो गई क्योंकि उसने बी कंपनी को खरीद लिया। सिंपल टर्म है, ज्यादा समय इस पे लगाएंगे नहीं, केवल आपको ये टर्म्स बतानी है कि एमलगमेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है। तीसरी टर्म आती है हमारे पास एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है व्हेन वन कंपनी क्लोज डाउन इट्स बिजनेस। एक कंपनी है, अब उसको लग रहा है यार कि मैं इस नाम से बिजनेस नहीं करना चाहती, अब मैं नए नाम से बिजनेस करना चाहती हूं। तो हालांकि वो कंपनी अपना नाम भी बदल सकती थी, लेकिन कुछ दिक्कतें होती है, नाम बदलने से वो दिक्कतें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इस बिजनेस को बंद कर दो और एक नए बिजनेस से अपना नाम काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक कंपनी थी, अपना बिजनेस बंद कर देगी और एक नई कंपनी बनाएगी, अपने सारे बिजनेस एसेट्स वैसेट्स सब ट्रांसफर कर देगी। पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे और फिर एक नए रूप में कंपनी काम करेगी। हम ठहरे अकाउंटेंट, तो हमने ये लॉजिक ढूंढने में समय वेस्ट नहीं करना कि सर ये कहानी क्यों हो रही है, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, कोई ना कोई बेनिफिट होगा, इसीलिए हो रही है ना। तो इसीलिए हमने इस पे चर्चा नहीं करनी। मेरे पास तीन सिचुएशन आई, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक चौथी है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसका चैप्टर अलग है, उसके रूल्स अलग है। इन तीनों के लिए आपको पहले ही बता देता हूं, आपको अच्छा लगेगा जानकर। यहां लिखा है कि चाहे एमलगमेशन की सिचुएशन आ जाए, चाहे एब्जॉर्प्शन की सिचुएशन आ जाए, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की सिचुएशन आ जाए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हर एक केस में एक जैसा ही रहने वाला है। ओ कितनी बड़ी राहत है। बुक हेडिंग बनाएगी, बड़ी बड़ी हेडिंग बनाएगी। अगर बच्चों के पास जे.आर. मोंगा सर की बुक होगी तो वहां तो मोटी मोटी हेडिंग दिखाई दे रही होती है कि ये क्वेश्चन एमलगमेशन का है, ये क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन का है, ये क्वेश्चन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का है। स्टूडेंट कहता है कि सर आपने तो ये बताया नहीं। अरे मैं तो पहले ही बता रहा हूं कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा सभी केसेस में सिमिलर होता है। ठीक है सर, तो अभी तक क्या हमने पढ़ा? अभी तक हमने सिर्फ मीनिंग पढ़ा। ठीक है, अब हम मेन कोर कंसेप्ट के ऊपर आते हैं कि सर सिचुएशन कोई भी हो, अल्टीमेटली रिजल्ट यही होगा कि कोई कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है और कोई कंपनी उसका बिजनेस एक्वायर कर रही है। जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही आएगा, टेंशन नहीं लेना। या तो वेंडर कंपनी आएगी या परचेजिंग आएगी, घबराने की बात नहीं है। तो एक कंपनी की बुक्स क्लोज करनी है और दूसरी कंपनी की बुक्स हमने स्टार्ट करनी है। लेकिन चाहे मैं किसी की भी बुक्स आपको पढ़ाऊं, उसके बीच में मुझे एक कैलकुलेशन चाहिए कि सर इन दोनों की डीलिंग किस प्राइस पे हुई है। जो कंपनी खरीद रही है उसने किस प्राइस पर दूसरी कंपनी को खरीदा है, या जो कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है तो उसने किस प्राइस पर अपना बिजनेस सेल किया है। क्वेश्चन में बहुत सारी बातें दी हुई होती हैं और उन बातों से हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है कि किस प्राइस पर इन दोनों के बीच में डीलिंग हुई है। आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में लोग अपने अपने तरीकों से काम करते हैं, बहुत ही आपस में कंफ्यूजन रहती थी, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने दूर कर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आ गया और उसने बता दिया कि भाई ये जो बुक्स में ऑथर अलग अलग काम करते हैं इसको हटाओ, स्टैंडर्डाइज तरीका करेंगे, हम बता रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ये बताता है कि इन तीनों सिचुएशन में परचेज का प्राइस आप कैसे निकालेंगे, और यही हमारा स्टेप 1 की शुरुआत होगी। आपके पास अभी बुक है, अगर आप मेरी बात सुनने से पहले या बीच में जाकर के बुक को खोल लेंगे
थोड़ी सी दिक्कत होगी कि सर बुक ने पहले कुछ और बताया, मैं जैसे बताना चाहता हूं आप वैसे सुनिए। हम सबसे पहले परचेज कंसीडरेशन की बात करेंगे, फिर दूसरे किसी भी बुक्स के ऊपर आएंगे। बुक ने उससे पहले कुछ और थ्योरी लिखी हुई है, उसको भी इग्नोर कर दीजिए। जब उसकी सही टाइम सही सिचुएशन आएगी तब समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। नाउ परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है कंसीडरेशन पेड बाय द परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी। और ये बात मैं आपको कहां से ला के बता रहा हूं, इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो प्राइमरी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो क्योंकि अकाउंटेंट्स का आपस में झगड़ा रहता था, मैं तो ऐसे करूंगा मैं ऐसे करूंगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। क्या कहा, ये दो लाइनें बहुत शॉर्ट में मैंने लिखी हैं, आपको याद रखना है। परचेज कंसीडरेशन मींस कंसीडरेशन पेड बाय द परचेजिंग कंपनी। ऑब्वियसली सर परचेजिंग कंपनी तो प्राइस पे करेगी। टू द, इंपॉर्टेंट बात यहां देखो, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी, यानी जो कंपनी बिक रही है उस कंपनी के बहुत सारी लाइबिलिटीज के साथ हमें डील करना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं, 2 मिनट का समय लूंगा। ये हमारी वेंडर कंपनी है और वेंडर कंपनी की कई सारी लाइबिलिटीज हैं और कई सारे एसेट्स हैं। एक न्यू कंपनी इसे खरीदना चाहती है, एसेट कह रहा है मुझे क्या ऑब्जेक्शन है भाई, जहां मर्जी ले जाओ। एसेट को कभी ऑब्जेक्शन नहीं होता, ऑब्जेक्शन किसको होती है, लाइबिलिटीज को। जो बात समझाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। लाइबिलिटीज में एक तो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। इन सभी को ऑब्जेक्शन होगी। अगर एक कंपनी वेंडर कंपनी को खरीद रही होगी तो उस वेंडर कंपनी की लाइबिलिटी साइड में जो भी लेनदार लोग हैं उन सभी को प्रॉब्लम होगी। अगर आपको लगता है कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप अपने आप को उनकी जगह पर रख करके देखिए, आपको दिक्कत होगी। मैं छोटा सा सप्लायर हूं, मैंने कंपनी को सामान दिया था, उधार पे दिया था, कंपनी बिकने वाली है, तो मेरे दिमाग में टेंशन होगी, भाई मेरी पेमेंट का क्या होगा। तो न्यू कंपनी मुझे सेटिस्फाई करेगी, कहेगी चिंता मत करो कपूर साहब, आपकी पेमेंट हम करेंगे। ठीक है जी। बैंक को दिक्कत होगी, भैया मैंने तो लोन दे रखा है कंपनी को और कंपनी कल को बंद हो रही है, कागजों में नाम ही नहीं रहेगा उस कंपनी का, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो मेरे पैसों का क्या होगा। तो न्यू कंपनी बैंक को भी कहेगी भैया आप चिंता मत करो, आपकी पेमेंट मैं करूंगा। डिवेंचर होल्डर ये कहेंगे भाई हमने लोन दिया था वेंडर कंपनी को, वेंडर कंपनी ने हमें डिवेंचर दिए थे, आज वेंडर कंपनी खत्म हो जाएगी तो उस कागज का मेरे पास क्या काम बचा। तो न्यू कंपनी कहेगी चिंता मत करो डिवेंचर होल्डर्स, हम आपको भी पैसे देंगे। ये प्रॉब्लम इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस होल्डर्स भी खड़ी करेंगे कि भैया हमारे पास जो शेयर है वो तो एक्स कंपनी के हैं और कल को एक्स कंपनी हो रही है बंद, तो फिर हमारा क्या होगा। तो न्यू कंपनी कहती है चिंता मत करो, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दे दूंगी। यानी सभी के बारे में क्वेश्चन कहेगा, शेयर होल्डर को क्या मिला, डिबेंचर होल्डर को क्या मिला, बैंक का क्या हुआ, क्रेडिटर का क्या, सभी का क्वेश्चन बताएगा। यानी न्यू कंपनी तो सभी के लिए पेमेंट के लिए बताएगी, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है कि गगन सर बच्चों को शुरू में बता दो, उन्हें पूरे चैप्टर में दिक्कत ना आए, कि केवल पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, केवल इतनी सी पेमेंट आपने AS 14 कहता है कि परचेज कंसीडरेशन में शामिल करनी है, केवल ये 2 पेमेंट बस। और जो बच्चा इस बात को स्टार्टिंग में ही समझ लेगा उसे इस चैप्टर में आगे चल के दिक्कतें कम आएंगी और वो जल्दी चैप्टर को सीख भी जाएगा। अब अगर आप यहां पर आकर के पढ़िए तो दोबारा से दिखाता हूं कि मैंने यहां पर लिखा है कि AS 14 कहता है कि परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है कंसीडरेशन पेड बाय परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो यहां पर अब आप समझ गए कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि परचेजिंग कंपनी ने पेमेंट की डिबेंचर होल्डर्स को।
और मैं आपको बता रहा हूं कि पीसी में क्या आएगा, केवल पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, यानी डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट को पीसी की कैलकुलेशन में हम इंक्लूड नहीं करते। बैंक की किसी लोन की पेमेंट क्वेश्चन में गिवन है, हम इंक्लूड नहीं करते। क्वेश्चन में और भी कुछ पेमेंट्स आएंगे, इतने पे एग्जामिनर रुकता नहीं है, वो कहता है बच्चे को टेस्ट करना है। देखो मैंने नोट के तरीके से यहां पर आपको बताया है, फॉलोइंग पेमेंट्स बाय द परचेजिंग कंपनी डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी। अभी मैंने आपको बता दिया कि डिबेंचर होल्डर्स, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, इन सब की पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो उसका जो ट्रीटमेंट होना है वो करेंगे, लेकिन परचेज कंसिडरेशन में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एक और बात लिखी है, एग्जामिनर कहेगा कि पुरानी कंपनी को बंद करने में खर्चा आया और वो खर्चा वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी से मांग लिया कि भाई हमें जो बंद करना पड़ रहा है अपना बिजनेस, इसमें जो खर्चे हो रहे हैं वो आप दोगे, वो भी पेमेंट परचेजिंग कंपनी का कल लो, कोई बात नहीं देती हूं। तो वो पेमेंट क्या परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड होगी? आंसर इज नो। ग्रॉसली आप मेरी बात समझ गए हैं। बस दो चार क्वेश्चन जब आप करेंगे इस बात के ऊपर पक्का रहना, आपके कंसेप्ट एकदम बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है सर। नाउ अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सीधा सीधा बता रही है कि परचेज कंसिडरेशन को कैसे निकाला जाएगा। पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स। रियल लाइफ में तो हमें पता होता है कि भाई पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स कितनी है, लेकिन क्वेश्चन जब ड्राफ्ट करता है एग्जामिनर तो थोड़ा सा वो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स डालता है, ट्रिकी बनाता है। इसीलिए क्वेश्चंस के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन आपको सिखाने के लिए हर बुक्स में कुछ ना कुछ मेथड्स मिलेंगे कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होगा। परचेज कंसिडरेशन मिलेगा तभी मेरी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, चाहे परचेजिंग की स्टार्ट कर लूं चाहे वेंडर की स्टार्ट कर लूं, लेकिन पीसी पहले चाहिए। तो AS14 कहता है कि गगन सर देखो दो तरह के मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है नेट पेमेंट्स मेथड, और ये हमेशा हर क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा मुझे पता है कि मैंने परचेज कंसिडरेशन को फाइंड आउट करना है कौन से मेथड से, नेट पेमेंट मेथड से। आप दो चार बार पढ़ोगे तो आपको मन में थोड़ा सा डाउट रहेगा, बाद में आपको भी क्लियर हो जाएगी। डाउट क्यों रहेगा आपको? क्योंकि एक मेथड और होता है जिसका नाम होता है नेट एसेट्स मेथड। अगर कोई स्टूडेंट अपने आप एमलगमेशन चैप्टर पढ़ेगा तो उसके माइंड में आ सकता है कि सर दो मेथड हैं परचेज कंसिडरेशन निकालने के, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड। मुझे नेट एसेट अच्छा लग रहा है तो मैं नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट कर लूं। AS14 दो मेथड बता रहा है। अब जब क्वेश्चन में अगर आपने ऐसा कर लिया तो दिक्कत में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में नेट पेमेंट मेथड से पीसी निकल सकता है तो आपने नेट पेमेंट मेथड से पीसी निकालना है और नेट एसेट मेथड को भूल जाना है। अगर आपने गलती से नेट पेमेंट मेथड से भी निकाल लिया, नेट एसेट्स मेथड से भी निकाल लिया, तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में कि सर ये क्या हो गया। हम तो चले थे, विद्यार्थी हैं, पढ़ेंगे, पेपर देंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने कौन सा पीएचडी करनी थी? अगर पीएचडी करने बैठ गए तो लटके रह जाएंगे। इसीलिए बता रहा हूं, हमारे पास बुक्स में कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन दो सबसे पॉपुलर मेथड है, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड। और जो भी बच्चा पहली बार अमलगमेशन पढ़ने आता है उसके माइंड में ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूजन आ सकती है कि सर नेट एसेट मेथड थोड़ा सा आसान है, मैं वो लगा लेता हूं। हमने कहा नहीं भाई, आपने नहीं, आपने पहले लगाना नेट पेमेंट्स मेथड। अच्छा, नेट पेमेंट मेथड अगर किसी कारण से मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तब मैं जाऊंगा नेट एसेट्स मेथड के ऊपर। इसलिए मैंने लिखा है यहां पर कि नेट पेमेंट मेथड मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। आप नोट कर रहे हो ना सब कुछ?
नेट पेमेंट्स मेथड मेरी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। अगर नेट पेमेंट मेथड नहीं लग पाएगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा कब नहीं लग पाएगा, तब आपको लगाना है नेट एसेट्स मेथड। और कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा इसकी लैंग्वेज को लिखने की बजाय कुछ चेंजेस कर देता है, जिससे बच्चे को दिक्कत आती है। तो इसीलिए हमने एक तीसरा मेथड और बना दिया, जिसे हम बोलते हैं शेयर एक्सचेंज मेथड या जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, स्वैप रेशियो मेथड। कई तरह के नाम बुक्स में दिए हुए हैं। तो हम 3 तरह के मेथड्स आपको बताएंगे। सर बुक में हो सकता है 5 दिए हैं, 6 दिए हैं, तो खुश मत होना और दुखी भी मत होना। यही 3 है। बाकी बुक्स ना सजाने के लिए 5 मेथड 6 मेथड जो भी लिखती हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो बुक्स देखिए ना, बल्कि होती जा रही हैं, तो आपने उसकी बल्कीनेस की तरफ नहीं जाना। इसीलिए मैं आपको बुक से रीड करवाने की बजाय नोट्स से रीड करवा रहा हूं, सो दैट आपका काम सिंप्लीफाइड और जल्दी हो पाए। ठीक है सर। सर तो इसका मतलब है कि नेट पेमेंट मेथड डिफिकल्ट होता है? अरे नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा सबसे आसान मेथड कौन सा है? नेट पेमेंट मेथड। लेकिन बच्चे के माइंड में ना ये बात डालने में समय लग जाता है कि AS14 ने कहा था कि केवल पेमेंट टू शेयर होल्डर्स लेना। वो कभी ना कभी फिसल जाता है, कभी डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट ले लेता है, कभी लिक्विडेशन एक्सपेंस ले लेता है। तो हमने वो नहीं लेना बस। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेट पेमेंट्स मेथड की। ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। हम जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम नेट पेमेंट मेथड को लगाएंगे। और देखो कितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है ये। नेट पेमेंट मेथड कहता है कि परचेज कंसिडरेशन इज द सम ऑफ पेमेंट्स, जो भी पेमेंट्स है ये उनका सम है, मेड टू द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। AS14 में लिखा है पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, और मैंने यहां पर और स्पेसिफिक कर दिया इक्विटी और प्रेफरेंस, दो ही तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। यानी इट इज सम ऑफ पेमेंट मेड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी इन एनी फॉर्म। अब आपने वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट में क्या दिया, इसको समझते हैं। ये हमारी वेंडर कंपनी है, और ये वेंडर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ये वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, बाकी लोग लेंडर्स होते हैं। हमारी जो न्यू कंपनी है, उस न्यू कंपनी ने क्या किया, पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दे दिए कि भाई तुम्हारी कंपनी के शेयर्स के बदले में तुम मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें साथ में कुछ कैश भी दे देती हूं, वो भी ले लो। और जो न्यू कंपनी थी उसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहा कि मैं तुम्हें प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर दे देती हूं, मैं तुम्हें कुछ हो सके तो कैश भी दे देती हूं। क्वेश्चन बताएगा। स्टूडेंट कहता है सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कर दिया। लेकिन किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर थोड़ा सा ना ट्विस्ट करता है। वो कहता है कि भाई न्यू कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे दिए, और स्टूडेंट कहता है कि सर डिबेंचर्स तो इंक्लूड करना नहीं था, काटा मारो आगे चलो, और वो गलती कर देता है। ध्यान से पढ़ना है। AS14 ने कहा है पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, यानी इक्विटी और प्रेफरेंस, इन एनी फॉर्म, यानी अगर नई कंपनी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रही है तो वो हमारे परचेज कंसिडरेशन में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को नई कंपनी डिबेंचर्स देगी, ये पीसी में नहीं आएगा। बच्चा रट लेता है कि डिबेंचर्स पीसी में नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? अगर वो डिबेंचर होल्डर्स को दिया होगा तब नहीं आएगा। और जो बच्चा इस बात को समझेगा वो बात गलती नहीं करेगा, यानी कंडीशन है। तो हमने ये बोला कि परचेज कंसिडरेशन इज द सम ऑफ पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स इन एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म। यानी कि भाई एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये डाल देगा कि नई कंपनी ने पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दिए हैं,
और आप भूल जाओगे और आप कहोगे सर डिबेंचर्स तो इंक्लूड करने नहीं थे। समझना पड़ेगा। सर इतना दबाव दोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन करा दो। अरे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले थोड़ा कंसेप्ट लिख लें और समझा दें, फिर क्वेश्चन भी कराएंगे। अब इसको करने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे वर्किंग नोट में कि हमने पेमेंट लेनी है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएगी। ये पेज कन्वर्ट होने में ना थोड़ा सा ऐसा हो गया है, मैं इसको यहां से पढ़वाता हूं, रुकिए। वो पीडीएफ कन्वर्ट करने में वहां पेज ब्रेक आ रहा है। ऐसे ऐसे हम एक चार्ट बना देंगे। आपने लेनी है पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो, प्रेफरेंस की फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो, डिबेंचर्स की फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो, कैश की फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो। जो भी पेमेंट क्वेश्चन में दी गई होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो आपने लेनी है, जो भी पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए दी गई होगी वो आपने लेनी है। इन दोनों का टोटल आपका बन जाएगा परचेज कंसीडरेशन। और फिर मैंने दोबारा ये बात लिख करके आपको बताई है कि ध्यान रखना है, डू नॉट इंक्लूड एनी अदर पेमेंट। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट नहीं लेनी, चाहे वो उसको शेयर्स भी क्यों ना दे रहे हो। नई कंपनी ने पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को बोला कि हम तुम्हें डिबेंचर्स के बदले अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं, हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो कंपनी के मालिक नहीं होते। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के मालिक नहीं होते। लाइबिलिटीज की पेमेंट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेमेंट कुछ नहीं लेनी। और मैंने दोबारा लिख दिया आपके लिए यहां पर कि भाई AS 14 ने साफ साफ कहा है कि पेमेंट मेड बाय परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड कंसीडरेशन, इसलिए किसी और पेमेंट को आप उसमें इंक्लूड मत करना। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, बस आपको समझा देंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट और बिल्ड करूंगा। सर सुनते जाइए, घबराना नहीं, सुनते जाइए। हमारा अगर नेट पेमेंट मेथड नहीं लग पाएगा तो नेट एसेट मेथड लगाना है। तो पढ़िए, मैंने आपको लिख के दिया कि नेट एसेट मेथड अप्लाई करना है ये मेथड व्हेन नेट पेमेंट मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एज सम पेमेंट टू शेयर होल्डर्स इज रिटर्न एज बैलेंस इन कैश। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिला कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को ये दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को वो दिया, और बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने कैश दे दिया। अब बाकी कैश कितना दिया वो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट मिसिंग है। और यही वो पॉइंट होता है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिखाई दे जाए जहां पर परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये कह रही हो कि हम आपको बाकी पेमेंट कैश में देंगे, पर वो कैश है कितना ये कहीं लिखा हुआ मिल नहीं रहा, तो कैसे अमाउंट निकलेगा कैश का। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि भाई नेट पेमेंट मेथड पूरी तरह से गिवन नहीं है, इनकम्प्लीट है। अब हम बात आएंगे किस पर, नेट एसेट्स मेथड के ऊपर। अच्छा जी, नेट एसेट मेथड क्या कहता है? नेट एसेट मेथड कहता है कि भाई अगर आप किसी का बिजनेस खरीदोगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आप उसे क्या प्राइस दोगे? आप लोगे उसके वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर। आपने उसके एसेट्स खरीदे हैं, आप कहोगे भाई हम तुम्हारी कंपनी खरीद रहे हैं, तुम्हारी कंपनी के ये एसेट्स अब मेरे हो जाएंगे, तो बताओ इस एसेट्स की वैल्यू कितनी है? तो जो भी वैल्यू एग्रीड होगी वो ले लेना। इसमें होता क्या है, कंपनी के एसेट्स के लिए कोई कंपनी को नहीं खरीदता, बेसिकली तो कंपनी की गुडविल के लिए, उसके बिजनेस के लिए हम उसका बाइंग करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है नीचे, अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर। अगर क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन हो कि क्या वैल्यू एग्रीड हुई है तो उस वैल्यू पर लेना, वैल्यू गिवन ना हो तो मार्केट वैल्यू पर लेना, ये दोनों ही ना गिवन हो तो बुक वैल्यू पर ले लेना। और मैंने नीचे लिखा वेदर गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी और नॉट। अब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होती है। अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस बेचेगी तो सबसे ज्यादा वैल्यू उसे किसकी मिलती है? गुडविल की मिलती है। तो जब हम वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे तो उसमें गुडविल को शामिल करेंगे। गुडविल बैलेंस शीट में तो दी नहीं होगी, नीचे क्वेश्चन बताएगा कि भाई बेचने वाले ने अपने एसेट्स के ऊपर मेरे से अपने नाम के क्या पैसे मांगे हैं। ठीक है,
उसमें से माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर। हमने बिजनेस खरीदा है तो फिर हमने उस कंपनी की जो लाइबिलिटीज अपने ऊपर ली हैं, क्रेडिटर्स लिए हैं, हमने उनके डिबेंचर्स लिए हैं, बैंकर्स लिए हैं, उनकी वैल्यू माइनस कर देंगे, जो बच गया वो उनको दे देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा परचेज कंसीडरेशन। बड़ा सिंपल है। नॉर्मली अगर आप भी सोचो, आप किसी से कुछ खरीदने जाओगे तो जो चीजें मिल रही हैं उनकी वैल्यू लगाओगे, जो लाइबिलिटी आपको उनके बदले में चुकानी पड़ रही है माइनस करोगे और निकाल दोगे। मैंने किसी का, मान लीजिए किसी से कहा कि भाई साहब मुझे आपका घर पसंद है, उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब ले लो। अमाउंट तय हुआ जी भाई 15 करोड़ रुपए का मकान तय हुआ, फिगर बता रहा हूं। जब डीलिंग करने बैठे तो मैंने कहा भाई साहब आपका तो बिजली का बिल पेंडिंग है, आपके तो पानी के बिल पेंडिंग है, आपके तो हाउस टैक्स पेंडिंग है। उसने कहा हाँ जी मैं तो रहता नहीं हूँ, विदेश में रहता हूँ, तो पेंडिंग हो गए होंगे। मैंने कहा ये तो मिला करके भाई 1.5 करोड़ रुपए बन रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि ठीक है सर 1.5 करोड़ रुपए काट लो, ये आप पेमेंट करते रहना, बाकी मुझे दे दो। वही लॉजिक हमने यहां पर भी लगाया। जो एसेट खरीदा उसकी वैल्यू लगा ली, जो लाइबिलिटीज हमने ली हैं उसकी हमने माइनस कर दी और पीसी आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन करते हुए हमारे माइंड में पता नहीं क्यों कंफ्यूजन आएगी, सर ये लाइबिलिटी है या नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन कराऊंगा। कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस वाला है। ठीक है, अब मुझे पीसी मिल गया, करेंगे क्वेश्चन, चिंता की बात नहीं, पीसी मुझे मिल गया। अब जब पीसी मुझे मिल गया तो मुझे जो ऊपर क्वेश्चन आ रहा था बैलेंस इन कैश, अब मैं वो ढूंढ सकता हूं। देखो मैंने लिखा हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस इन कैश। ये अमाउंट मिल गया पीसी का। अब इसमें से जितना आपने शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना जितना आपने देना था वो माइनस करो, प्रेफरेंस को जो देना था माइनस करो, अपने आप बैलेंसिंग फिगर कैश में आ जाएगी। अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन करेंगे तब दोबारा ये चीजें आपके सामने आएंगी। अब सर नेट एसेट मेथड लगाते हुए 2-3 बातें मैं आपको अभी बता रहा हूं, बाकी आप क्वेश्चन करते हुए अपने अकॉर्डिंग कोई और पॉइंट लिखे दिखाई दे तो नो ऐड कर लेना। जब आप एसेट्स की वैल्यू निकालते हो तो एसेट्स के अंदर बैलेंस शीट की एसेट साइड पे अगर कोई लॉसेज या फिक्टिशियस एसेट्स की आइटम एग्जामिनर ने डाल रखी हो तो उसे इग्नोर कर देना। हम एसेट्स खरीदते हैं, किसी के लॉसेज नहीं खरीदते, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं खरीदते, मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं खरीदते। ठीक है। एक ऑब्वियस सी कंफ्यूजन आती है कि सर वेंडर कंपनी के पास कैश था, क्या मैं कैश भी खरीदूंगा और उसे कैश के पैसे दूंगा? तो यह काम करना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज लिख देगा कि भाई मैं उसका कैश नहीं खरीद रहा, तब छोड़ दूंगा। बाकी हर केसेस में जब मैं कंपनी को खरीदूंगा तो उसके सारे एसेट्स मेरे हो जाएंगे, मैं उसके कैश को भी खरीदूंगा। बच्चे से अगर गलती हो जाएगी तो फिर वो आर्ग्यू करने लगेगा कि सर कैश को कौन खरीदता है, आप कैश खरीदोगे फिर उसके पैसे दोगे। अरे हो सकता है पैसे मैं शेयर्स की फॉर्म में दे रहा हूं, अगली कैश रिच कंपनी थी, मेरे पास उसका कैश आ गया और मैंने जो उसको पैसा देना था मैंने बदले में शेयर्स में दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अभी हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चलो थोड़ा सा इस बारे में हम अलर्ट हो जाएंगे कि अगर हमें कोई दिक्कत आए कि सर कब कैश लेना है कब कैश नहीं लेना, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बात क्लियर कर देगी। उसके बाद लाइबिलिटीज में रिजर्व्स कभी भी लाइबिलिटी नहीं होते, तो कभी आपको सिचुएशन ऐसी लगेगी कि सर ये रिजर्व है या लाइबिलिटी है, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए छोटी सी लास्ट बात और समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम कंसेप्ट दोबारा बताएंगे तो क्वेश्चन आपको करवा देंगे। अब सर एक बात और समझते हैं। ये वेंडर कंपनी है, वेंडर कंपनी के शेयर का प्राइस है 200 रुपीज। जो कंपनी अपने आप को, अपने बिजनेस को सेल कर रही है उसकी बाजार में शेयर की वैल्यू है 200 रुपीज और इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख और जो परचेजिंग कंपनी है उसकी मार्केट में जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू है 500 रुपीज। परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को खरीद रही है और वो कह रही है हम तुम्हें तुम्हारी कंपनी के शेयर के बदले में अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ये कैसे करेंगे, ये नेट पेमेंट मेथड है या नेट एसेट मेथड है? तो इसके बारे में सुन लीजिए, छोटा सा पॉइंट है वो, ये एक लास्ट पॉइंट है, शेयर एक्सचेंज मेथड।
शेयर एक्सचेंज मेथड कहता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड जो होते हैं वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी, मैंने भी बताया था पुरानी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, इनटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी के शेयर की वैल्यू थी 200 रुपए, जो एग्जांपल मैंने लिया था, अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी डिवाइडेड बाय 500। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो इश्यू होंगे वो होंगे 1 लाख, वेंडर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वेंडर कंपनी शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ परचेजिंग कंपनी शेयर। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो होंगे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सुन रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन हो सकता है बिगड़ रहा हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहले इन सब बातों को ना एक जगह पर बता देता हूं, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तब आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि हाँ सर ने एक ही जगह पर हमें सारी बातें लिखवा दी थी और बाद में हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी ये चिंता मत करना कि सर मुझे ये बातें अभी क्वेश्चन नहीं किया तो अभी समझ में नहीं आई, बुक में क्या लिखा है कनेक्टिविटी नहीं हुई। 2-3 क्लासेस में धीरे धीरे विजन आ जाएगी और 7 से 8 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप पूरा चैप्टर आराम से बनाएंगे। लेकिन तब तक कि मुझे ये फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं आपको सिखा सकूं, क्योंकि मैं ज्यादा बेहतर डिसाइड कर सकता हूं कि आपको आगे चल के एग्जाम के टाइम में क्या ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमारा तीसरा मेथड था शेयर एक्सचेंज मेथड। एक कंपनी अपने शेयर को दूसरी कंपनी के शेयर के साथ एक्सचेंज करती है, उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, इसीलिए हमें शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालनी पड़ती है और वो निकालने का तरीका है वेंडर कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर होगा, परचेजिंग कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे होगा। अब इसमें एक लास्ट दिक्कत और आ सकती है कि सर क्वेश्चन हमें शेयर की वैल्यू नहीं बता रहा, तो ये एक स्टेटमेंट मैंने आपको लिख करके दे दी, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, मैंने कहा है कि बेटे अगर स्क्रीन पर सिर्फ सुनोगे तो मेमोरी शॉर्ट रहेगी, अगर आप उसे साथ साथ वीडियो रोक के नोट कर लोगे तो बेहतर रहेगा। तो अपने पास आप 2 रजिस्टर बना लेना, एक रजिस्टर कंसेप्ट का जो मैंने आपको लिखवाया ये कंसेप्ट है उसमें नोट कर लेना, और दूसरा रजिस्टर हम बनाएंगे प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस करना और कंसेप्ट रजिस्टर में अपने हिसाब से नोट कर लेना कि भाई इस कंसेप्ट के लिए प्रैक्टिस का कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको ठीक लगता है। चलिए, तो मैंने आपको ये लिखवा दिया है। आप कहोगे कि सर हमें इसके नोट्स दे दो, मैं नोट्स भी दे दूंगा, पर नोट्स आपको अपने हाथों से लिखने हैं, एक अलग रजिस्टर में लिखने हैं, ताकि टाइम टू टाइम आप इन्हें रिवाइज करते रहें, ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन सिर्फ नंबर है, वो बदलते रहेंगे और आपसे इजीली बनते रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मैं आपको इन सभी के प्रैक्टिकल्स कराऊंगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। अच्छा, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने कॉलेज के ग्रुप में प्लीज इसको आप शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।